हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल्व। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वर्टिकल अलाइनमेंट। आपने अभी तक ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में रूरल हाईवे की 4 पार्ट्स पढ़े। पहला पार्ट आप पढ़ चुके हैं क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट, ठीक है। सेकंड पार्ट आपने पढ़ा ज्योमेट्रिक डिज़ाइन का जो कि था साइड डिस्टेंस। थर्ड पार्ट आपने देखा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का। अब नेक्स्ट पार्ट आता है वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट होता क्या है? जब आप हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का मतलब है एक ही सरफेस पे आप मूव कर रहे हैं और थोड़ा आपने अलाइनमेंट बनाते हुए स्लोप बनाते हुए जब आप मूव कर रहे हैं तो वो कहलाता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट का मतलब है कि एक सरफेस से आपको दूसरी सरफेस पे जाना है। क्लियर है? तो वो जो स्लोप आप प्रोवाइड करते हैं ये सब किस में आता है? ये अलाइनमेंट कहलाता है वर्टिकल अलाइनमेंट। जनरली ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज ग्रेडियंट एंड सेकंड इज वर्टिकल कर्व्स। ग्रेडियंट के भी पार्ट्स हैं, रूलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट, एक्सेप्शन ग्रेडियंट और मिनिमम ग्रेडियंट। वही वर्टिकल कर्व्स के 2 पार्ट्स हैं, समिट और क्रेस्ट कर्व और वैली और सैग कर्व। क्लियर है? ग्रेडियंट का मतलब होता क्या है कि जब कोई भी रोड है, ठीक है, तो रोड को अगर आप लेंथ के अलोंग जो स्लोप आप प्रोवाइड करते हैं यानी कहलाता है ग्रेडियंट। अब कितना स्लोप प्रोवाइड करें, आप सपोज ये जो है रोड जा रही है तो आपने देखा कि यहाँ से इस रोड को लेंथ के अलोंग आपने इतना जो स्लोप प्रोवाइड किया, ये आपका कहलाएगा ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट टाइप्स हैं कि कितना कितना आप ग्रेडियंट प्रोवाइड कर रहे हो तो उसको किस टाइप का ग्रेडियंट बोलेंगे। तो वो जनरली 4 टाइप्स के हैं, रूलिंग, लिमिटिंग, एक्सेप्शन एंड मिनिमम। देख लीजिए। फर्स्टली व्हाट इज ग्रेडियंट? रेट ऑफ राइज और फॉल अलोंग दी लेंथ ऑफ रोड, यानी लेंथ, रोड की लेंथ के अलोंग, या तो आप ऊपर सरफेस से बॉटम में आ रहे हैं तो ये जो आपने स्लोप प्रोवाइड किया, या रोड जो है बॉटम से ऊपर टॉप पर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो वो जो स्लोप प्रोवाइड किया, ये सब क्या कहलाते हैं? ग्रेडियंट कहलाते हैं। यानी लेंथ के अलोंग जो आप स्लोप प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपका कहलाता है ग्रेडियंट। तो जनरली ग्रेडियंट आपने पढ़ा है ये कितना होता है? 2 टाइम्स ऑफ कैम्बर, यानी 2 टाइम्स ऑफ कैम्बर होता है इसकी वैल्यू। अब बात आती है इसके टाइप है। पहला टाइप है रूलिंग ग्रेडियंट। रूलिंग ग्रेडियंट का मतलब है यहाँ GRA रूलिंग ग्रेडियंट होगा। ये वो मैक्सिमम ग्रेडियंट है विद इन विच द डिज़ाइनर वांट्स टू डिज़ाइन द वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ द रोड। यानी कि जो भी आप डिज़ाइनर रोड को डिज़ाइन करता है तो वो जो डिज़ाइन ग्रेडियंट लेता है वो आपका कहलाता है रूलिंग ग्रेडियंट। यानी कि किसी भी प्रोफाइल को डिज़ाइन करने के लिए जो स्लोप प्रोवाइड करता है उसको कहते हैं रूलिंग ग्रेडियंट। इसको आप डिज़ाइन ग्रेडियंट भी कहते हैं। यानी कि जो रोड पर आप ग्रेडियंट या जो स्लोप देखेंगे प्रोवाइड करता हुआ, वो कौन सा स्लोप होगा आपका? वो रूलिंग ग्रेडियंट होगा। नेक्स्ट आता है लिमिटिंग ग्रेडियंट। लिमिटिंग ग्रेडियंट क्या है? ये रूलिंग ग्रेडियंट से स्टीपर है, इट इज़ स्टीपर देन रूलिंग ग्रेडियंट। यानी रूलिंग ग्रेडियंट कम हो गया, उससे ज़्यादा कौन सा ग्रेडियंट प्रोवाइड कर रहे हैं? स्टीपर यानी लिमिटिंग ग्रेडियंट। और ये आप तब प्रोवाइड करते हैं जब इनॉर्मस इंक्रीज ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन है रूलिंग ग्रेडियंट की बनाने की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, तो आप वहाँ पर क्या करते हैं? लिमिटिंग ग्रेडियंट को प्रोवाइड कर देते हैं, यानी ज़्यादा स्लोप प्रोवाइड कर देते हैं लिमिटिंग ग्रेडियंट से, और फाइनली कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम कर देते हैं। तो वहाँ पर आप लिमिटिंग ग्रेडियंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सेप्शन ग्रेडियंट। एक्सेप्शन ग्रेडियंट आप वहाँ यूज़ करते हैं इट इज़ स्टीपर देन अबव 2 ग्रेडियंट, यानी ये लिमिटिंग ग्रेडियंट और रूलिंग ग्रेडियंट दोनों से ही ज़्यादा है, स्टीपर है, एंड इज़ प्रोवाइडेड ओनली व्हेन देयर इज सिचुएशन विच इज़ अनअवॉइडेबल। यानी एक ऐसी सिचुएशन है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, वहाँ पर आपको ज़्यादा स्लोप हर कंडीशन में प्रोवाइड करना ही है, तो वहाँ पर एक्सेप्शन ग्रेडियंट को प्रोवाइड करते हैं। यानी कि जहाँ पर 100 मीटर से ज़्यादा स्ट्रेच नहीं है, यानी कि यहाँ और ये पॉइंट में 100 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, उससे कम ही है, तो आप क्या करेंगे? एक्सेप्शनल ग्रेडियंट प्रोवाइड कर देंगे। अगर ज़्यादा स्ट्रेच है यानी ज़्यादा डिस्टेंस अवेलेबल है ऑलरेडी, तो आप क्या करेंगे? रूलिंग ग्रेडियंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन जब 100 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस आपको नहीं मिल रही है, वहाँ पर आपको कोई स्लोप प्रोवाइड करना है किसी भी कंडीशन में, तो आप वहाँ पर एक्सेप्शन ग्रेडियंट को प्रोवाइड कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि रूलिंग ग्रेडियंट की वैल्यू सबसे कम, उसके बाद लिमिटिंग ग्रेडियंट की, फिर फाइनली एक्सेप्शन ग्रेडियंट की। अब एक टर्म आता है मिनिमम ग्रेडियंट। ये तो मिनिमम है, यानी इन तीनों से सबसे ज़्यादा कम है। ये आप सिर्फ तब प्रोवाइड करते हैं, उतना प्रोवाइड करते हैं जैसे कि कोई ड्रेनेज पर्पस है, यानी
वाटर को सिर्फ ड्रेन आउट करना है तो वहाँ पर आप मिनिमम ग्रेडियंट को प्रोवाइड कर देते हैं, प्रोवाइडिंग अलोंग द लेंथ ऑफ रोड फॉर ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर है, मिनिमम ग्रेडियंट सिर्फ ड्रेनेज पर्पस के लिए ही आप यूज़ करते हैं, और जो मिनिमम ग्रेड होता है सीमेंट कॉन्क्रीट ड्रेन के लिए 1/500, यानी 500 मीटर में आप सिर्फ एक जो मीटर है उसका ड्रेन उतना प्रोवाइड कर रहे हैं, इतना स्लोप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये आपका कहलाता है मिनिमम ग्रेडियंट। इनकी कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। देख लीजिए, ये है रूलिंग ग्रेडियंट, ये है आपका लिमिटिंग ग्रेडियंट, और ये है आपका एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। आपको पता है रूलिंग ग्रेडियंट कम हो गया सबसे, मिनिमम तो सबसे कम है जो ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू से, बट जब आप रोड बना रहे हैं, पेवमेंट बना रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, रूलिंग ग्रेडियंट कम हो गया, उससे ज़्यादा आप लिमिटिंग ग्रेडियंट हो गया, और उससे सबसे ज़्यादा आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। तो अगर आपका टेरेन प्लेन और रोलिंग है तो वहाँ पर 3.3% रोलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट 5% और एक्सेप्शन ग्रेडियंट आप 6.7% प्रोवाइड करते हैं। माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन है अगर, जहाँ पर एलिवेशन 300 मीटर से ज़्यादा है एवं MSL, यानी मीन सप्लाई लेवल से ऊपर जो एलिवेशन होता है, यानी जो डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस है रोड की मीन सप्लाई लेवल से, अगर वो 300 मीटर से ज़्यादा की है तो उस कंडीशन में आप रूलिंग ग्रेडियंट 5% प्रोवाइड करेंगे, लिमिटिंग ग्रेडियंट 6% और एक्सेप्शन ग्रेडियंट 7%। क्लियर है। अगर माउंटेनियस और स्टीप टेरेन है, वहाँ पर एलिवेशन नॉट मोर देन 300, अगर 300 मीटर से ज़्यादा नहीं है तो क्या प्रोवाइड करेंगे, 6% रूलिंग, लिमिटिंग ग्रेडियंट 7% एंड एक्सेप्शन ग्रेडियंट जो है वो आप 8% को प्रोवाइड करेंगे। अब नेक्स्ट टर्म आता है जो कि समिट कर्व, समिट और क्रेस्ट कर्व इसको बोलते हैं। ये कंडीशन आपकी आती है वर्टिकल कर्व के अंदर, यानी जब आप वर्टिकल कर्व्स बनाते हैं तो उसमें पहला कर्व है आपका समिट कर्व। समिट कर्व होता क्या है, इट इज़ कॉन्वेक्स अपवर्ड, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो ये कॉन्वेक्स होगा, और डाउनवर्ड आ रहा है तो ये कॉन्केव होगा। इस टाइप के कर्व कहलाते हैं समिट कर्व। जनरली स्क्वायर पैराबोला इज जनरली प्रिफर्ड फॉर समिट कर्व। ये आपको ध्यान में रखना है कि हाईवे में जो समिट कर्व है वो किस शेप का प्रोवाइड करते हैं, क्वेश्चन आ जाता है बहुत ज़्यादा, तो स्क्वायर पैराबोला प्रेफर करते हैं समिट कर्व के लिए, ड्यू टू बेस्ट राइडिंग क्वालिटी और सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन एंड यूनिफॉर्म रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड। तो इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए जो बेस्ट प्रेफरेंस देते हैं वो आप स्क्वायर पैराबोला को देते हैं। तो जो आइडियल शेप होता है समिट कर्व का वो सर्कुलर होता है, बिकॉज ये भी पूछ लेते हैं व्हाट इज़ द आइडियल शेप ऑफ समिट कर्व, ये सर्कुलर है, ये आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज क्योंकि जो साइड डिस्टेंस अवेलेबल होती है वो इसमें सर्कुलर में हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, इसीलिए आप जनरली आइडियल शेप समिट कर्व का सर्कुलर प्रोवाइड कर देते हैं। जनरली देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ डिसकम्फर्ट इन समिट कर्व, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जो ग्रेविटी फोर्स है वो तो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपवर्ड एक्ट करता है, जिससे कि दोनों फोर्सेस जो है आपस में बैलेंस हो जाते हैं और टायर पे कोई भी प्रेशर नहीं आता है, यानी कुछ प्रेशर जो है वो टायर पे क्या हो जाता है, इनकी वजह से रिलैक्स हो जाता है, यानी कम हो जाता है। क्लियर है। तो अब बात करते हैं समिट कर्व की। तो समिट कर्व होता क्या है, कैपिटल एन की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ कैपिटल एन आप ले रहे हैं डेविएशन एंगल। क्लियर है, इट इज़ डेविएशन एंगल, और इसकी जो वैल्यू होती है, सपोज एक कर्व n1% है और माइनस दूसरा जो स्लोप है कर्व का वो n2% है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपका कहलाता है n1 माइनस n2, ये कहलाता है आपका डेविएशन एंगल। अब सपोज एक कर्व की बात कर रही हूँ, एक कर्व ये इस टाइप का है। क्लियर है। तो ये जो कर्व गया तो आपको पता है ये कर्व अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब है जो ये स्लोप है सपोज इसका +n1% हो गया, और ये जो है ये डाउनवर्ड स्लोप जा रहा है, तो अगर आप इसकी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, क्लियर है, तो ये जो टेंजेंट आएगी ये क्या होगा, सपोज -n2%, यानी ये जो स्लोप आ रहा होगा इसका ये n2% तो है, बट किस में, डाउनवर्ड आ रहा है, इसीलिए आपने इसको माइनस से डिनोट कर दिया। तो ये जो इनकी टेंजेंट आपने ड्रॉ करी, ये जहाँ पर कट कर रही हैं ये आपका क्या कहलाएगा, डेविएशन एंगल। तो डेविएशन एंगल की वैल्यू क्या होती है, अगर दो स्लोप हैं उनके बीच का डिफरेंस होता है, यानी ये स्लोप पहला क्या हो गया +n1% माइनस
अब ये दूसरा स्लोप क्या है, -n2%, क्लियर है। तो इनके बीच का डेविएशन एंगल की वैल्यू क्या हो गई, n1 + n2%। तो ये आपका हो गया डेविएशन एंगल। तो ये कर्व आपका कहलाता है समिट कर्व, क्लियर है। यानी कि आप अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऊपर स्लोप इस टाइप का मिल रहा है, तो ये आपका समिट कर्व कहलाता है। दूसरा कर्व, अगर समिट कर्व की बात करें तो सपोज दोनों ही स्लोप अगर डाउनवर्ड है, यानी कि अगर आपने देखा ये भी कर्व आ रहा है, इसका -n1% हो गया, और यहाँ पे जो स्लोप आ रहा है इसका -n2% है। तो जब अगर आप इसका टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, कुछ इस टाइप से आएगा, ठीक है। ये टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा, सपोज ये कर्व आया तो इनके बीच का एंगल क्या हो गया, ये डेविएशन एंगल हो गया, इनकी वैल्यू क्या होगी, -n1% -n2%। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, n2% -n1%, क्लियर है। तो ये हो गया डेविएशन एंगल। थर्ड टाइप ऑफ कर्व आप देख सकते हैं कि अगर दोनों ही स्लोप अपवर्ड जा रहे हैं, यानी ये भी +n1% है और ये +n2% है, क्लियर है। तो इनके बीच का अगर आप डेविएशन एंगल फाइंड करते हैं तो आपको कुछ इस टाइप का मिलेगा। ये आपका टेंजेंट आया, तो इनके बीच का जो एंगल होगा ये आपका डेविएशन एंगल हो गया, यानी कितना डेविएट हो रहा है दोनों कर्व एक दूसरे से। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी n1 - n2%, क्लियर है। अब एक कंडीशन ऐसी आ रही है कि यहाँ से जो है स्लोप अपवर्ड जा रहा है और यहाँ पे एक पैरेलल हो गया, यानी यहाँ पे तो 0% हो गया और यहाँ पे +n1% हो गया। तो इनके बीच का अगर आपको डेविएशन एंगल कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो ये जो डेविएशन एंगल आपको मिला इसकी वैल्यू क्या होगी, सिर्फ n1%। तो इस टाइप से आप डेविएशन एंगल किसी भी टाइप के समिट कर्व में फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो टर्म आता है जो कि कैलकुलेट करेंगे, जिसमें आप लेंथ ऑफ समिट कर्व, क्लियर है, लेंथ ऑफ समिट कर्व। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू और कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनकी लेंथ वगैरह पूछ लेते हैं समिट कर्व की, और ओवरऑल किस टाइप के कन्वेंशनल में भी और ऑब्जेक्टिव्स में भी, ठीक है। तो इसमें पहली कंडीशन लेते हैं लेंथ ऑफ समिट कर्व की। सपोज इसको L से आपने डिनोट कर दिया, तो जो लेंथ ऑफ समिट कर्व है उसमें आपने केस 1 लिया। तो पहला केस आपने ये माना कि जो लेंथ ऑफ कर्व है, यानी जो कर्व लेंथ ऑफ कर्व है वो ग्रेटर देन है साइड डिस्टेंस से, क्लियर है। यानी साइड डिस्टेंस से ज़्यादा है लेंथ ऑफ कर्व की वैल्यू। आपने मान ली जो कर्व मिल रहा है इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तो आप यहाँ पे लेंथ ऑफ कर्व की जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो क्या हो जाएगी, L = NS² डिवाइडेड बाई 4.4। ये जो वैल्यू आएगी लेंथ की, ये आएगी आपकी फॉर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए, क्लियर है। अगर आपकी SSD की वैल्यू क्वेश्चन में दी है और आपने ये कंडीशन मानी है कि लेंथ ऑफ कर्व, जो कर्व है समिट कर्व, उसकी लेंथ जो है साइड डिस्टेंसेस से ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप लेंथ ऑफ कर्व की वैल्यू क्या निकाल लेंगे, NS²/4.4। और अगर आपकी वैल्यू ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस और इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस के टर्म में दी हुई है साइड डिस्टेंस, तो आप NS²/9.6 वैल्यू निकालेंगे, OSD और ISD, क्लियर है। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अब आता है केस 2। सेकेंड केस क्या है कि अगर लेंथ ऑफ कर्व की वैल्यू लेस देन है साइड डिस्टेंस से, तो आप क्या करेंगे। तो इस कंडीशन में अगर आपको साइड डिस्टेंस SSD के लिए वैल्यू निकालनी है लेंथ ऑफ कर्व की, तो आप क्या करेंगे, L = इसकी फॉर्मूला हो जाता है 2s - 4.4 डिवाइडेड बाई n। तो इससे आप लेंथ ऑफ कर्व की वैल्यू निकाल लेंगे, लेंथ ऑफ समिट कर्व की। और वही अगर फॉर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस या इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस के लिए आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ कर्व की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2s - 9.6 डिवाइडेड बाई n। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से जो है आप वैल्यू निकाल सकते हैं अगर लेंथ ऑफ कर्व की वैल्यू लेस देन है साइड डिस्टेंस से, क्लियर है। एक न्यूमेरिकल देख लीजिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अ वर्टिकल समिट कर्व इज टू बी डिजाइंड व्हेन एन असेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 1/50 मीट्स अ डिसेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 1/80। असेंडिंग ग्रेडियंट यानी कि प्लस में n1 की वैल्यू जो दी हुई है प्लस n1 कितनी है, 1/50, ठीक है। और प्लस n2 की जो वैल्यू दी हुई है वो है 1/80।
तो आप यहाँ से डेविएशन एंगल निकाल सकते हैं n1 माइनस n2, ये डिसेंडिंग ग्रेडियंट है, इसका मतलब माइनस वैल्यू दी है, तो यहाँ पे ओवरऑल क्या आ जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे प्लस हो जाएगा, यानी 1 in 50 प्लस 1 in 80, ये आपका डेविएशन एंगल की वैल्यू आ गई। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 13/400। क्लियर है। आप क्या दे रहे हैं क्वेश्चन में, SST की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 180 मीटर और OSD की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 640 मीटर। क्लियर है। क्वेश्चन कह रहे हैं ड्यू टू साइड कंडीशन द लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व हैज़ टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 500 मीटर, यानी जो वर्टिकल कर्व जो आप सबमिट कर बना रहे हैं उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या रेस्ट्रिक्ट कर दी है 500 मीटर, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। तो आपको कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ सबमिट कर्व टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ SSD या OSD और एटलीस्ट ISD। क्लियर है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट पार्ट ले ले फॉर SSD के लिए। तो SSD के लिए आपने क्या मान लिया कि सपोज ये कंडीशन देख ली कि लेंथ ऑफ जो कर्व है यानी लेंथ ऑफ जो सबमिट कर्व है उसकी वैल्यू साइड डिस्टेंस से ज़्यादा है, आपने ये कंडीशन मान के चले तो लेंथ ऑफ कर्व निकाल लेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा कि जो कंडीशन आपने मानी है वो सही है। तो इसके लिए जो लेंथ ऑफ कर्व की वैल्यू आप निकालेंगे वो कितनी आ जाएगी, NS² डिवाइडेड बाई 4.4। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है SSD के लिए। n की वैल्यू कितनी है 13/400 इंटू साइड डिस्टेंस की वैल्यू SSD की वैल्यू कितनी है 180 मीटर, यानी 180² डिवाइडेड बाई 4.4। तो यहाँ से लेंथ ऑफ कर्व की वैल्यू आपकी आ गई 239.318 मीटर। क्लियर है। तो ये कंडीशन फॉलो हो गई, यानी लेंथ ऑफ कर्व की वैल्यू ज़्यादा आ गई और SSD की वैल्यू कम है। इसका मतलब है कि लेंथ ऑफ कर्व जो निकली है वो सही है और ये वैल्यू लेस देन 500 मीटर है, इसका मतलब है ओके। क्लियर है। यानी मैक्सिमम वैल्यू रेस्ट्रिक्ट कर दी है कि 500 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेकंड कह रहे हैं OSD। अगर आप फॉर OSD कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो OSD के लिए आपने कंडीशन मान ली लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ कर्व की वैल्यू OSD के लिए क्या आ जाएगी, NS² डिवाइडेड बाई 9.6। तो n की वैल्यू कितनी है 13/400 इंटू S की वैल्यू यानी कि साइड डिस्टेंस जो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की वैल्यू 640 मीटर दे रखी है, तो 640² डिवाइडेड बाई 9.6। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको OSD की वैल्यू मिल जाएगी 1386.67 मीटर। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कंडीशन तो फुलफिल हो रही है कि लेंथ ऑफ कर्व साइड डिस्टेंस यानी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस से ज़्यादा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू 500 मीटर से बहुत ज़्यादा है। क्लियर है। तो आप ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड, यानी कि आप इसको प्रोवाइड नहीं कर सकते सबमिट कर्व में। क्लियर है। क्योंकि कंडीशन ये है कि 500 मीटर से ज़्यादा कर्व की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, ISD के लिए चेक कर लें। तो ISD के लिए फॉर ISD, तो ISD की वैल्यू क्या होती है, ISD इक्वल टू होता है ट्वाइस ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, यानी इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो ट्वाइस ऑफ SSD होगी। तो ट्वाइस ऑफ SSD जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 360 मीटर। तो यहाँ से आप लेंथ ऑफ कर्व निकाल सकते हैं NS² डिवाइडेड बाई 9.6, सेम वैल्यू वही फॉर्मूला पुट करते हैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 13/400 इंटू स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, यानी यहाँ पे आप ISD यूज़ करेंगे, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस कितना ही है 360² डिवाइडेड बाई 9.6। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 438.75 मीटर, जो कि 500 मीटर से कम है। इसका मतलब है ओके है, आप ISD इतनी प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को समझ के आप किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, इस कंडीशन को लेते हुए आप चले, फिर आपने देखा कि ओके है ये कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, लेकिन जो रेस्ट्रिक्ट कर दी है वैल्यू क्या उससे ज़्यादा आ रही है, अगर ज़्यादा आ रही है तो वो डिस्टेंस आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। क्लियर है। अब एक नेक्स्ट टर्म आता है वर्टिकल कर्व। वर्टिकल कर्व में सेकंड कर्व आता है वैली कर्व। क्लियर है। वर्टिकल कर्व में आप सबमिट कर्व पढ़ चुके हैं। अब वैली कर्व का मतलब है वैली शेप में जो कर्व होगा, और ये आपका सबमिट कर्व था इस टाइप से। तो वैली कर्व में क्या होता है, जो कॉनकेव होता है वो अपवर्ड होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है वो डाउनवर्ड शेप में होता है। क्लियर है।
तो क्यूबिक पैराबोला इज प्रेफर्ड फॉर वैली कर्व इज ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस दी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी सिंपलर कैलकुलेशन के लिए देखें तो आप जनरली क्यूबिक पैराबोला को प्रेफर करते हैं वैली कर्व में, ये आपको ध्यान में रखना है। वहाँ पे आप क्या कर रहे थे, वहाँ पे सर्कुलर कर्व प्रेफर कर रहे थे। जनरली देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ डिसकम्फर्ट इन वैली कर्व, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है वैली कर्व में, क्योंकि जो दोनों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात है और वेट ऑफ वर्टिकल, यानी कि जो भी व्हीकल वगैरह, व्हीकल का वेट है, क्लियर है, यानी कि व्हीकल का वेट और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों ही कहाँ एक्ट कर रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। इसीलिए थोड़ी बहुत डिस्कम्फर्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, आप सेफली वैली कर्व में मूव नहीं कर सकते। तो जनरली वैली कर्व की अगर आप कंडीशन देखते हैं तो वैली कर्व में क्या होता है कि सपोज कुछ इस टाइप का वैली कर्व होता है, क्लियर है, यानी कि अगर आप ये देखें तो -n1% हो गया, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये क्या हो गया +n2%। तो अगर यहाँ पे आप डेविएशन एंगल की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है, तो डेविएशन एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n, तो ये डेविएशन एंगल की वैल्यू क्या होगी, अगर आप इसमें देखें तो -n1 -n2%, क्लियर है। दोनों का डिफरेंस जो होता है वो डेविएशन एंगल होता है, तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं -n1 -n2%, ये आपका हो जाएगा डेविएशन एंगल की वैल्यू। अब आपको सॉल्व करनी है, फॉर्मूले की हेल्प से लेंथ ऑफ वैली कर्व निकालनी है, क्लियर है। तो लेंथ ऑफ वैली कर्व होती क्या है, तो आपको ये देखनी है कि जो भी कर्व है वैली कर्व, यानी कि पहली कंडीशन होती है बेस्ड ऑन कंफर्ट कंडीशन, कंफर्ट कंडीशन के बेस पर, क्योंकि जो भी सपोज कोई भी व्हीकल है इसमें मूव कर रहा है, ठीक है, इस कर्व में, तो ये देखेगा कि कंफर्ट कैसा है, क्योंकि ये वैली आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं फिर अपवर्ड मूव कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ी बहुत डिसकम्फर्ट की सिचुएशन आ जाती है। तो कंफर्ट कंडीशन के आधार पर जो है आप वैली कर्व की लेंथ फाइंड करते हैं। तो इसके बेसिस पर जो लेंथ ऑफ वैली कर्व होती है वो फॉर्मूला आपका आता है लेंथ ऑफ वैली कर्व इक्वल टू 0.38 रूट ऑफ NV³, क्लियर है। तो ये फॉर्मूले की हेल्प से जो है आप लेंथ ऑफ वैली कर्व फाइंड कर सकते हैं, या आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं लेंथ ऑफ वैली कर्व का 2 ऑफ रूट ऑफ NV³ अपॉन C, क्लियर है। तो यहाँ पर आप ये फॉर्मूले की हेल्प से भी लेंथ ऑफ वैली कर्व की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ जो v है ये वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में स्मॉल v है, और यहाँ पर जो आप इसको सॉल्व करके फॉर्मूला निकाल रहे हैं ये कैपिटल V में है, क्लियर है। तो जनरली जो c की वैल्यू लेते हैं वो आप लेते हैं 0.6 मीटर पर सेकेंड क्यूब, ये वैल्यू फिक्स रहती है वैली कर्व के लिए। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन जब आप निकालते हैं तो ये 0.6 मीटर पर सेकंड क्यूब होता है। यहाँ पे आप पुट कर देंगे, n आपको पता है डेविएशन एंगल है और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ व्हीकल, क्लियर है। अब आपको निकालनी है लेंथ ऑफ वैली कर्व ऑन द बेसिस ऑफ हेडलाइट साइड डिस्टेंस। तो हेडलाइट साइड डिस्टेंसेस के बेसिस पर जो वैली कर्व का फॉर्मूला होता है वो होता है NS² डिवाइडेड बाई 1.5 प्लस 0.035s, क्लियर है। तो ये होती है ऑन द बेसिस ऑफ हेडलाइट साइड डिस्टेंस लेंथ ऑफ वैली कर्व का फॉर्मूला। तो इस केसेस में आप पहला केस लेते हैं कि लेंथ ऑफ वैली कर्व जो है वो ग्रेटर देन है आपकी हेडलाइट साइड डिस्टेंस, HSD मतलब हेडलाइट साइड डिस्टेंस से अगर ज़्यादा है तब आप इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, या आपकी डायरेक्ट SSD दी हो, ठीक है। तो हेडलाइट साइड डिस्टेंस या SSD दे रखी है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, तो लेंथ ऑफ वैली कर्व का फॉर्मूला आप ये लगाएंगे। वही अगर लेंथ ऑफ वैली कर्व अगर लेस देन है हेडलाइट साइड डिस्टेंस से, यानी जो हेडलाइट साइड डिस्टेंस है, अब सपोज वैली कर्व है तो यहाँ पे कोई व्हीकल मूव कर रहा है तो इसकी हेडलाइट यहाँ पर होगी, तो ये जितनी डिस्टेंस देख पाएगी, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कंफर्ट कंडीशन नहीं है, आप थोड़ा अंधेरा टाइप रहेगा, प्रॉपर आप लाइट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो हेडलाइट डिस्टेंस जो होती है, यानी कितनी डिस्टेंस तक ये जो व्हीकल है ये अपनी हेडलाइट के बेसिस पर कितनी डिस्टेंस तक देख सकता है, क्लियर है। तो वो आपकी डिस्टेंस कहलाती है हेडलाइट साइड डिस्टेंस। तो अगर लेंथ ऑफ वैली कर्व लेस देन है हेडलाइट साइड डिस्टेंस से, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे,
तो आप यूज़ करेंगे 2s माइनस 1.5 प्लस 0.035s डिवाइडेड बाई n। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे और इसके बेसिस पर आप लेंथ ऑफ वैली कर्व इजीली फाइंड कर सकते हैं। OSD कोई प्रॉब्लम नहीं होती वैली कर्व में। क्यों? क्योंकि जो ओवरटेक अगर आपको करना है तो आप हेडलाइट को देख सकते हैं दूसरे व्हीकल की कहाँ पर है, तो आप इजीली अंदाज़ा लगा लेंगे कि आप कैसे ओवरटेक कर सकते हैं इन अ वैली कर्व, बिकॉज एट नाइट अदर व्हीकल विथ हेडलाइट कैन बी सीन। यानी दूसरे व्हीकल की हेडलाइट आप इजीली देख सकते हैं, तो आप ओवरटेक करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक न्यूमेरिकल देख लीजिए कि अ वैली कर्व फॉर्म्ड बाय डिसेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 in 25 एंड असेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 in 30। क्लियर है? तो डिसेंडिंग ग्रेडियंट दिया हुआ है, यानी -n1% की वैल्यू 1 in 25 और +n2% की वैल्यू दी है 1 in 30। ठीक है? तो डिज़ाइन करना है लेंथ ऑफ वैली कर्व टू फुलफिल बोथ कंफर्ट कंडीशन और हेडलाइट साइड डिस्टेंस, दोनों कंडीशन को लेके आपको डिज़ाइन करना है। f की वैल्यू दे रखी है 0.35 और डिज़ाइन स्पीड जो गिवन है वो 80 km/h गिवन है। क्लियर है? तो इनकी ये वैल्यूज़ कुछ गिवन है और आपको वैली कर्व की वैल्यू डिज़ाइन करनी है। तो फर्स्ट कंडीशन आप क्या लेंगे, यहाँ से आप n की डेविएशन एंगल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमेशा डेविएशन एंगल की वैल्यू जो है वो एंगल है, तो इसको हमेशा प्लस में ही रखेंगे। क्लियर है? जैसे -n1% -n2% ये माइनस में आ गई, बट जनरली आप इसको क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ ये एंगल है तो +n2 -n1 कर दीजिए, तो इनके बीच का जो डेविएशन एंगल है वो प्लस हो जाएगा। जैसे अब ये वैली कर्व है, इसकी वैल्यू क्या है -n1% और इसकी वैल्यू क्या है +n2%। तो जब आप इनका डेविएशन एंगल निकालेंगे तो एंगल तो हमेशा प्लस में ही रहेगा, तो ये डेविएशन एंगल हो गया। इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, प्लस को लेके +n2 -n1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा +n1%। तो इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 in 25 प्लस 1 in 30। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो डेविएशन एंगल की वैल्यू आ जाएगी 0.0733। क्लियर है? अब आप फर्स्ट कंडीशन ले लीजिए, बेस्ड ऑन कंफर्ट कंडीशन पे बेसिस पर आपको वैली कर्व की लेंथ फाइंड करनी है। तो बेस्ड ऑन कंफर्ट कंडीशन में लेंथ ऑफ वैली कर्व का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है 0.38 रूट ऑफ NV³। क्लियर है? रूट ऑफ NV³। तो यहाँ पे v की जो वैल्यू होती है वो km/h में होती है, तो 0.38 ऑफ रूट ऑफ n की वैल्यू कितनी है 0.0733 इंटू वेलोसिटी कितनी है 80 km/h v³। तो यहाँ से जो लेंथ ऑफ वैली कर्व की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 73.63 मीटर। क्लियर है? अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या होती है, बेस्ड ऑन हेडलाइट साइड डिस्टेंस, यानी हेडलाइट HSD के बेसिस पर होती है। तो आपने पहली कंडीशन मान ली कि लेंथ ऑफ वैली कर्व इज ग्रेटर देन हेडलाइट साइड डिस्टेंस। जो हेडलाइट साइड डिस्टेंस है उससे ज़्यादा है लेंथ ऑफ वैली कर्व की वैल्यू। तो यहाँ पे आपको लेंथ HSD हो जाए चाहे SSD की वैल्यू हो, वही बात है, हेडलाइट साइड डिस्टेंस। तो यहाँ से आप SSD सबसे पहले आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। फॉर्मूला क्या होता है, v × t प्लस v²/2gf। तो यहाँ पे v वेलोसिटी जो है वो 80 km/h में दी है, तो आप इसको आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगी, इनटू टाइम। तो टाइम क्या होता है SSD के लिए 2.5 सेकेंड रिएक्शन टाइम होता है, प्लस v² यानी 80 × 5/18 ये मीटर पर सेकंड में आ गई वेलोसिटी की वैल्यू, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 × 9.81 और f की वैल्यू 0.35 क्वेश्चन में गिवन है। तो SSD की जो वैल्यू आएगी वो 127.448 मीटर। क्लियर है? तो आपने ये कैलकुलेट कर ली। तो अब आप वैली कर्व की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेंथ ऑफ वैली कर्व का फॉर्मूला क्या होता है, NS² डिवाइडेड बाई 1.5 प्लस 0.035s। क्लियर है? तो ये हो गई लेंथ ऑफ वैली कर्व। n की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 0.0733 और s की वैल्यू साइड डिस्टेंस की वैल्यू 127.448 आपने कैलकुलेट कर ली है। कितनी आ जाएगी 448² डिवाइडेड बाई
1.5 प्लस 0.035 और s की वैल्यू कितनी है 127.448। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लेंथ ऑफ वैली कर्व की वैल्यू आ जाएगी 198.882 मीटर। तो आप देख रहे हैं कि ये कंडीशन फुलफिल हो गई, यानी आपने पहली कंडीशन ली कि ग्रेटर देन SSD है, आपने ये कंडीशन मान के चले, तो आप देख रहे हैं कि जो लेंथ ऑफ वैली कर्व है वो साइड डिस्टेंस से ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब है ओके है। तो ये लेंथ ऑफ वैली कर्व आप जब आप हेडलाइट साइड डिस्टेंस के बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे तो लेंथ ऑफ वैली कर्व आप कितना प्रोवाइड करेंगे 198.882 मीटर। क्लियर है? सो थैंक यू फ्रेंड्स, ये पहला सब्जेक्ट जो है, पहला टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, जो कि आपका ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन ऑफ रूरल हाईवेज का था। थैंक यू।